हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ है मेरे एक स्टूडेंट जो कि अनअकैडमी पे मेरे एक स्टूडेंट थे और अभी वो आईआईटी रुड़की में है, अपनी एमएससी वहां से कर रहे हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज वो मेरे साथ जुड़े हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। Thank you so much, ma'am. It's a great opportunity for me to also share my experiences to you as well as all my fellow juniors. सुमित, फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई नो कि आपका लास्ट ईयर गैटबी में हुआ था, आप टॉप स्टूडेंट्स थे गैटबी में। तो गैटबी में जो टॉप स्टूडेंट होता है ना, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने आईआईटी रुड़की ही क्यों चूज किया, आपने जेएनयू क्यों नहीं चूज किया, आपने इंदौर क्यों नहीं चूज किया? मैम, फर्स्टली ये है कि आईआईटी रुड़की का जो रैंकिंग है एज कम्पेयर टू आईआईटी इंदौर वो काफी अच्छा है। एंड मैंने ये भी देखा कि आईआईटी रुड़की में रिसर्च एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो रिसर्च का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर जो भी लोग पीएचडी करने को इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए तो ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, यानी परफेक्ट इंस्टीट्यूट है आईआईटी रुड़की की। वो यहाँ पर अपना रिसर्च भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और बात ये भी है कि यहाँ पर प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको बाहर पीएचडी करना है इंडिया के बाहर, तो प्रोफेसर्स ऐसे भी हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स भी उसमें भी मदद करते हैं। तो अल्टीमेटली आईआईटी रुड़की में एक रिसर्च करने का जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से कि मैंने आईआईटी रुड़की चूज किया। एंड एज बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा टेक्निकल कोर्स हो जाता है, सो इट्स बेटर टू परस्यू इन अ वेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जहाँ पर हमें अप्लाइड बायोलॉजी को लेकर ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई चोज आईआईटी रुड़की। जेएनयू क्यों नहीं चूज किया, मतलब जेएनयू को ना चूज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन था आपका? नो मैम, नॉट स्पेसिफिक रीजन मैम, लेकिन वही था कि क्योंकि मैं अप्लाइड और एक टेक्निकल कोर्स कर रहा हूँ तो इट वुड बी बेटर कि मैं एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाऊँ, तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड आईआईटी रुड़की देन जेएनयू। सो एंड सुमित, आपका एक साल अब पूरा होने को आ गया, मतलब हो ही गया अब आपका रुड़की में। तो आप मुझे एक्सपीरियंस बता सकते हो, मतलब कैसा रहा आपका एक साल का टाइम? शुरुआत में तो कोविड चल रहा था तो वी हैड ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन था एंड सेकेंड सेमेस्टर का आधा भी पूरा ऑनलाइन था। तो सेकेंड सेमेस्टर के मार्च के मंथ में हम लोग सब कैंपस आए, तो हम फर्स्ट टाइम था रुड़की, बहुत ही अच्छी जगह है। फर्स्ट टाइम था मेरा, फर्स्ट टाइम था रुड़की में भी एंड फर्स्ट टाइम इन उत्तराखंड। सो बहुत अच्छी जगह है रुड़की एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। कैंपस बहुत अच्छा है, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पर। मतलब वो है कि बहुत ज्यादा ही फ्री है, क्योंकि क्लोज कैंपस है तो ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर, तो यू कैन डू वट एवर यू वांट। सो वो है। एंड अल्टीमेटली डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट काफी ज्यादा सपोर्टिव है। तो अच्छा ही है, अच्छा ही चल रहा है अभी। चलिए, आईआईटी रुड़की पर जाने से पहले आप गैटबी के बारे में बता सकते हैं कि आपने गैटबी में किस तरीके से प्रिपरेशन की थी? हाँ, यस मैम, श्योर मैम। मैंने अपना गैटबी का जो प्रिपरेशन है वो मैंने शुरू किया था अप्रैल 2021 में। Okay. तो क्योंकि मेरा आईआईटी जैम उतना अच्छा नहीं गया था, सो आई वाज अ बिट डिस्टर्ब्ड कि आईआईटी जैम अच्छा नहीं गया तो क्या करूंगा मैं। लेकिन सडनली मैंने देखा कि गैटबी 2021 में कि आईआईटी रुड़की इज टेकिंग एडमिशन थ्रू गैटबी। सो एक होप सी आई कि यार एक अपॉर्चुनिटी है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो मैंने अप्रैल 2020 में अपना प्रिपरेशन शुरू किया। तो 3 महीने लगे, उस समय सेमेस्टर्स भी चल रहे थे, एग्जाम्स भी चल रहे थे। सो उस समय मैंने 3-4 महीने प्रॉपर लिया एंड अगस्त 14 2021 को एग्जाम था एंड एग्जाम भी अच्छा गया था। तो 3 मंथ्स प्रॉपर प्रिपरेशन था मेरा। और वो 3 मंथ्स आपने अनअकैडमी पे ही पढ़ाई की थी या फिर पूरे से यस तरीके से किया था? यस मैम, मैंने अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो मैंने मई के अराउंड लिया था। एंड जो टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स, हाँ यस मैम, 2021 मैं 2021 में अपना सब्सक्रिप्शन लिया था। एंड कुछ टॉपिक्स जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है वो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था, आपके चैनल के थ्रू जो भी वीडियोस थे उसके थ्रू मैंने प्रिपरेशन किया था। एंड बाकी जो भी टॉपिक्स थे जैसे कि सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, वो मैंने अनअकैडमी के थ्रू प्रिपेयर किया था। ओके, दैट्स ग्रेट।
तो अब आते हैं आईआईटी रुड़की पे फाइनली। तो सबसे पहले आप मेरा अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस बताइए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे। आप बोल रहे ऑनलाइन था, तो प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, ऑफलाइन में आपको थोड़ा आइडिया है तो प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, मतलब इन डिटेल जैसे स्टूडेंट्स को सब पता चल सके, तो आपका कैसा था? मैम फर्स्ट सेमेस्टर में सब नॉन सब्जेक्ट्स ही थे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और जो हम लोग गैट के लिए पढ़े थे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री था, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, उसके साथ मैथ्स था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल्स 3 थे। जैसे कि प्रैक्टिकल्स 3 जो बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल था एंड माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। और थ्योरी में मैं भूल गया था बोलने के लिए कि प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी भी था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनी डिटेल में पढ़ाई जाती है? मैम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो था वो 12th लेवल का था, लेकिन जो मैथ्स पढ़ाया जाता था उसको रिलेट किया जाता था कि जो टेक्निक्स, जैसे कि जो टेक्निक्स हम लोग पढ़ते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया या फिर क्रिस्टलोग्राफी हो गया, उसको रिलेट किया जाता है उसके साथ। तो 12th का ही था, लेकिन थोड़ा रिलेटेबल था विद द लैब वर्क्स एंड ऑल। अच्छा, बाकी सिलेबस मतलब आप बोल सकते हो कि अभी तक जो आपने पढ़ा था वैसा ही पूरा सिलेबस था, बस उसको इन डिटेल पढ़ाया जा रहा है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। और ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे होते थे आपके? मैम ऑनलाइन प्रैक्टिकल से ज्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन होता था, हमें ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था। पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाता था, फिर हमें ऑनलाइन दिखाया जाता था कि कैसे क्या करना होता है। ज्यादातर प्रैक्टिकल्स इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड थे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे करते हैं, सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे करते हैं, वो सब था। तो एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होता था मैम। और सेमेस्टर 2 पे अगर हम आ जाए तो सेमेस्टर 2? मैम सेमेस्टर 2 में बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आए, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आया, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद इम्यूनोलॉजी एंड प्रोटियोमिक्स एंड जीनोमिक्स। उसके साथ एक क्रेडिट का सेमिनार था एंड दो प्रैक्टिकल्स थे। एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल था और इम्यूनोलॉजी का प्रैक्टिकल था। सो ये अब आप ऑफलाइन किस तरीके से होते हैं प्रैक्टिकल्स, मतलब बिल्कुल अच्छे से आपको इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करने दिए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं रुड़की में, किस तरीके का है? यस मैम, हमें पूरा हैंडल करने को दिया जाता है। जब भी प्रैक्टिकल्स होता है तो बहुत लंबा चलता है, ये सब जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा ही लंबा चलता है। लाइक अगर 2 बजे शुरू हुआ तो वो खत्म होते होते 8-9 बजे बज जाते हैं। तो टाइमली सब कुछ करना एंड ऑल, उसके साथ साथ हमें ये भी बोला जाता है कि कैसे किया जाता है, लैब के टेक्निक्स क्या है, लैब के रूल्स क्या है, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या है, तो वो सब भी होता है। साथ ही साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन में प्रेजेंटेशंस देने को भी मौका मिला। जो सेमिनार था वो एक क्रेडिट का था, जिसमें कि हमें एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर चूज करना था और हमें उस रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करना था क्लास में, उसका भी एक था। एंड साथ ही में एक सब्जेक्ट था कि रिसर्च मेथड्स एंड साइंटिफिक कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें भी हमें प्रेजेंटेशन देने को था कि मतलब हम लोग कैसे प्रेजेंट करें, एक साइंटिफिक अप्रोच रख के हमें कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, एंड अगर हमें इसको प्रेजेंट करना है किसी को तो वो कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये सब था मैम। तो मतलब थियोरी के साथ पूरा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चल रहा है, उसी के साथ साथ आपका पूरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया जा रहा है ताकि आपको पब्लिक स्पीकिंग हो सके। तो आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं सुमित? मैम अभी तो टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं मैम। 5 स्टूडेंट्स हैं, ओके। इसके अलावा फैकल्टीज के बारे में बता सकते हैं कि फैकल्टीज कैसी है, किस तरीके से थ्योरी पढ़ाया जाता है? बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाता है कि आपको पता है बीएससी में तो देखते हैं हम, अगर कोई कॉलेज होता है तो किस तरीके से होता है? तो एक टॉप इंस्टीट्यूट का नॉर्मल इंस्टीट्यूट के साथ अगर थोड़ा कंपेयर करके बता सके तो। मैम एक बात ये है कि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो सिलेबस बेस्ड नहीं होता है, वो सिलेबस डिजाइन होता है लेकिन वो सिलेबस बेस्ड नहीं होता है। प्रोफेसर्स अपने हिसाब से, जैसे कि स्टूडेंट्स कुछ सीखे और स्टूडेंट्स के अंदर एक साइंटिफिक नॉलेज इनकलकेट हो, उस हिसाब से वो लोग पढ़ाते हैं। ज्यादातर काम प्रोफेसर्स यहाँ पर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी रिलेटेड करते हैं, तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का ज्यादा ही काम होता है। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड बहुत अच्छा काम होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम होता है।
तो प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव है आपको। आप अगर फ्रीली उनसे बात भी करना चाहते तो वो लोग फ्रीली बात भी करेंगे। आपको अगर उनके अंडर इंटर्नशिप भी करना है समर में या विंटर में, वो लोग खुशी खुशी आपको एक्सेप्ट भी कर देंगे, वो लोग अलाउ भी कर देंगे कि आप उनके लैब के अंडर काम भी कर सकते हैं। तो दिक्कत नहीं होती है मैम। आप प्रोफेसर्स हमारे यहाँ पर इजिली अप्रोचेबल भी है, और आपको अगर उनके अंडर कुछ भी काम करना हो तो आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है एक स्टूडेंट के लिए, अगर हाँ। सीरियस स्टूडेंट है। और मतलब समझिए सुमित, ऐसा हो जाता है कि बीएससी में जैसे अभी होता है कि आपने गैटवी की प्रिपरेशन की तो 6 मंथ्स के प्रिपरेशन में स्टूडेंट निकाल लेता है गैटवी, अगर अच्छे से पढ़े तो। बट दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट जैसे बीएससी वगैरह में इतने अच्छे से नहीं पढ़े होते, या फिर उनके प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं होती। तो क्या उनको आईआईटी रुड़की में आके कोई इशू फेस करना होता है, या फिर हो जाता है वक्त के साथ सब? नो मैम, ये तो मतलब ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। क्योंकि मैंने भी अपना जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तब कोविड आ गया था, तो 1.5 years जो था मेरा, वो मेरा घर पे ही था। तो अच्छा। प्रैक्टिकल का ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है। बट दैट डजंट मीन कि आप प्रैक्टिकल का एक्सपोजर आपके पास नहीं है तो आप इंफीरियर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। यहाँ पर मतलब बहुत छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट चीजों से सिखाया जाता है कि पाइपेट कैसे होल्ड करना है, पाइपेट कैसे हैंडल करना है, आपको अगार कैसे बनाना है, आपको मीडिया कैसे बनाना है। तो बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजों से सिखाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है मैम। यहाँ पर फर्स्ट टाइमर या फिर कोई भी एक्सपीरियंस्ड हो, वो सब एट सेम लेवल में होते हैं और सबको वही सिखाया जाता है। दैट्स वेरी गुड टू नो। मतलब यहाँ से स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट आते हैं बेसिक कॉलेज से उनको बहुत डर रहता है कि यार इतने टॉप इंस्टीट्यूट में कैसे जाए। इसके अलावा सुमित, आपका क्या प्लान है? अभी आपका एमएससी 1 साल में हो जाएगा, उसके बाद व्हाट इज योर प्लान? मैम एक्चुअली मुझे टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आई विल बी अप्लाइंग फॉर प्लेसमेंट्स दिस ईयर। तो मैं टीचिंग सेक्टर में जाने को सोच रहा हूँ। लेकिन पीएचडी का अब तक मैंने प्लान नहीं किया है, पीएचडी सेकेंडरी, बट स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआर नेट। मैं अपियर करूंगा सीएसआर नेट एंड लेकिन इंटरेस्ट मुझे टीचिंग सेक्टर में ही जाना है, सो आई विल बी अप्लाइंग फॉर प्लेसमेंट्स दिस ईयर। दैट्स ग्रेट सुमित। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे जान के, आप जैसा टीचर पाके स्टूडेंट्स विल बी वेरी हैप्पी, जितना अच्छे से आप बता रहे हैं। उसके अलावा सुमित, थैंक यू मैम। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को जो कि अगले साल के गैटवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल गैटवी का उनका रिजल्ट और कुछ रैंक्स अच्छी भी आई हैं, तो आप कुछ स्टूडेंट्स को अगर इन जनरल बताना चाहेंगे? मैम ये बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं गैटबी के लिए, वर्क हार्ड। क्योंकि इस सिचुएशन में ये है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया है चीजें। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्वेश्चंस हार्ड आ रहे हैं, क्वेश्चन इजी आ रहा है, तो वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो वर्क हार्ड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन दैट यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन योर लाइफ। सो इसके लिए रेडी होना है एंड डोंट थिंक दैट कि यही फाइनल बैटल है। बैटल्स तो बहुत है जिंदगी में, बहुत लड़ना है, बहुत कुछ करना है। सो ये एक प्रिपरेटरी फेज है, आपको एक बहुत लंबे बैटल के लिए वो प्रिपेयर करवा रहा है। सो डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, हार्ट ब्रोकन नहीं होना है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड एंड वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस मोर, तो जरूर अच्छा ही होगा सबका। एक और मेरा सवाल रह गया सुमित आपसे, क्या आईआईटी रुड़की में बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट रहती है? मैम ऑनेस्टली बताऊं तो प्लेसमेंट्स का उतना नहीं होता है, क्योंकि कोर कंपनीज उतने आते नहीं है। लेकिन जो भी अगर डाटा साइंस रिलेटेड जॉब्स हो गए या फिर एडुटेक कंपनी रिलेटेड जॉब्स हो गए, उसमें प्लेसमेंट्स आते हैं। और प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट वाइज होता है, वो एक कॉमन प्लेसमेंट होता है जिसमें कि बीटेक एमटेक एंड एमएससी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। सो एक कॉमन प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म होता है, सो सारे ही लोग अप्लाई करते हैं। एंड कोर कंपनीज आती नहीं है, डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग कि कोर कंपनीज आए। तो प्लेसमेंट का है, प्लेसमेंट के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर थोड़ी वो दिक्कत है। मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, हाँ। और क्या पता शायद 1-2 साल में वो भी अच्छा हो जाए और कोर कंपनीज भी आने लग जाए। यस मैम, यस मैम। सो उसके अलावा सुमित, वन मोर क्वेश्चन दैट इज रिमेनिंग, कि जब आप कैटबी की प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपने क्या कोई स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की थी, या फिर आप सिर्फ जो हमारे नोट्स होते हैं अनअकैडमी के वही पढ़े थे, या फिर क्या किया था आपने? मैम कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रेफर किया था। एंड अगर क्वेश्चन सॉल्व करना था, जैसे जेनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स रेफर किया था।
और क्योंकि टाइम कम था तो मैं ज्यादातर अनअकैडमी के नोट्स एंड पाथफाइंडर को रेफर किया था, एंड इन दोनों के साथ साथ मैं प्रीवियस क्वेश्चंस एंड जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, उसको रेफर किया था। थैंक यू सो मच सुमित फॉर सच अ लवली इंटरेक्शन और इतने अच्छे से स्टूडेंट्स को एक एक चीज बताने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट होगा तो सुमित है यहाँ पे, आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। सुमित को जब भी फ्री टाइम मिलेगा सुमित जरूर रिप्लाई करेंगे अगर कोई जेन्युइन डाउट होगा तो। इसके अलावा थैंक यू सो मच सुमित फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम।